चलिए फ्रेंड्स, तो आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल हम्बल टीचर फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का VVI सब्जेक्टिव, जो हर साल पूछे जाते हैं। इसको आप एग्ज़ाम देने से एक दो दिन पहले ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, हर साल दोहराए जाते हैं। तो चलिए बिना समय को देरी करते हुए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे प्रथम नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम नंबर प्रश्न कर रहा है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, ये भी प्रश्न जो है हर साल पूछा गया है। इस साल भी उम्मीद है कि पूछेगा। आप लोग इसको पूरी तरह से देखिएगा। वीडियो में एक से एक मज़ेदार प्रश्न चुन कर रखा गया है, आप इसको पूरे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो देखिए, प्रथम नंबर क्वेश्चन क्या है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। उत्तर कैसे याद रखना है, पुरातत्व क्या है, इसको याद कैसे रखना है। जमीन के अंदर से प्राप्त सामग्री पुरातत्व की श्रेणी में आती है। सीधी सी याद रखिएगा, जो चीज़ जमीन से प्राप्त होती है पुरातत्व के श्रेणी में आती है। यह सामग्री पत्थर, मिट्टी और धातु हो सकती है। अब आप सोचिए कि ज़मीन के अंदर से जो चीज़ निकलता है, जो वस्तुएं, जो पदार्थ निकलती है, वो सब क्या होती है, पुरातत्व होती है। ये सब क्या हो सकता है, तब मिट्टी, पत्थर, धातु आदि हो सकती है। यह सामग्री इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि प्रायोगिक ऐतिहासिक काल में ही मानव लेखन का कला ज्ञान नहीं था। उस समय प्रविष्ट सामग्री से इतिहास लिखे गए हैं। देखिए, पूछा जाएगा कि आप बताइए पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, तो आपको क्या बोलना है। जमीन के अंदर से प्राप्त सामग्री या प्राप्त चीज़ें पुरातत्व की श्रेणी में आती है। जैसे मिट्टी, पत्थर, धातु, मूर्ति और सारे भी पदार्थ हो सकते हैं। इसका क्या महत्व है, अगर कभी कल क्वेश्चन पूछ देता है पुरातत्व का क्या महत्व है, तो आपको बोलना क्या है कि पूर्व ऐतिहासिक काल, जब इतिहास का लेखन नहीं हो रहा था, तब इसका इसी सब चीज़ों से हम लोग अनुभव करके उस इतिहास को लिखे कि आखिर ऐतिहासिक काल से पहले पूर्व ऐतिहासिक काल में क्या घटना घटित हुआ था। तो आप सीधी सी उम्मीद करते समझ गए होंगे कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। तो याद रखिएगा, ज़मीन के अंदर से खुदाई करके जो भी सामग्री निकाली जाती है उसे पुरातत्व कहते हैं। जैसे मिट्टी का बर्तन, अभिलेख, पत्थर, धातु इत्यादि। चलिए, उम्मीद करते हैं याद रहेगा आपको और ये क्वेश्चन कहीं आ भी जाए। चलिए प्रश्न नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड नंबर प्रश्न कर रहा है, ये भी यही प्रश्न है। कार्बन 14 की विधि के बारे में आप क्या जानते हैं। कार्बन 14 की विधि के बारे में आप क्या जानते हैं। ऐसे भी आता है कार्बन 14 क्या है। ऐसे भी क्वेश्चन 2022 था, उसमें पूछा गया था कि कार्बन 14 क्या है। तो देखिए, कार्बन 14 का मतलब क्या होता है। कार्बन 14 विषम दृष्टि आयु ज्ञात करने की आधुनिक विधि है। इसके कार्बन के क्षय के आधार पर भिन्न भिन्न युग ज्ञात होते हैं, क्योंकि तर्कवादी एक निश्चित समय सीमा के तहत कार्बन की मात्रा कम करते हैं। याद रखिएगा, कार्बन क्या है, तो कार्बन 14 क्या है, तो याद रखिएगा, कार्बन 14 आयु ज्ञात करने की एक आधुनिक विधि है। कार्बन 14 जो है, इतना भाई आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो हम बोल रहे हैं शब्द याद रखिएगा। कार्बन 14 जो है आयु ज्ञात करने की एक आधुनिक विधि है। इसके आधार पर पता लगाया जा सकता है कि कोई भी वस्तु कितनी पुरानी है या कितनी नई है। तो याद हो गया होगा, उम्मीद करते। कार्बन 14 के बारे में आप क्या जानते हैं, कार्बन 14 क्या है, तो याद रखिएगा, कार्बन 14 आयु ज्ञात करने की एक आधुनिक विधि है। इसके आधार पर आप पता लगा सकते हैं कि कोई वस्तु कितनी नई या पुरानी है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की 2 विशेषताएं बताएं। ऐसे आता है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के बारे में बताएं। ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न आता है कि सबसे विशाल स्नानागार कहाँ थे, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो। लेकिन सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में क्या बता रहा है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की 2 विशेषताएं बताएं। तो आपको याद कैसे करना है, मोहनजोदड़ो का स्नानागार महत्वपूर्ण में इसकी विशालता है। इसकी चारों ओर गारे और चूने के लेप द्वारा पकी ईंटों के साथ सीढ़ियाँ बनी हुई थी। इसके तल भी उपयुक्त सामग्री प्रयोग की गई है, जिसमें पानी नहीं निकला। इसके दक्षिण पश्चिम हिस्से में कुएं से लिपस्टिक लगा है,
जिसमें से साफ पानी का रेटिंग बनी हुई है, धार्मिक अवसरों पर स्नान का प्रमुख माध्यम था। देखिए इतनी बड़ी याद नहीं करना है आपको, हम बता रहे हैं वो चीज़ याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानगार की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। एक में हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशाल स्नानगार मोहनजोदड़ो है। सबसे पहले क्या याद कीजिए, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो है। दूसरा चीज़, यहाँ की जो मोहनजोदड़ो का जो भी दूसरा में लिखिएगा कि मोहनजोदड़ो के जो स्नानागार थी वहाँ की नालियाँ सीधे सड़क के नालियों के साथ जुड़ी हुई थी, जिससे स्नानागार में कोई कचरा मतलब उपलब्ध नहीं होता था। तो आपको उम्मीद करते याद हो गया होगा। प्रश्न नंबर हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न, महाजनपद से आप क्या समझते हैं? देखिए VVI प्रश्न है, महाजनपद से आप क्या समझते हैं? महाजनपद से आप क्या समझते हैं? बोलना क्या आपको, महाजनपद का क्षेत्र आज के राज्य के आकार का बड़ा होता था। देखिए महाजनपद क्या होता था, तो महाजनपद आज के राज्य के आकार का बड़ा होता था। प्रारंभ में शासन छोटी इकाई जन कहलाती थी, जो आगे विस्तृत जनपद के रूप जानी जाएगी। जनपद आधुनिक जिले का समकक्ष था। आज भी यूपी के जिले में जनपद के रूप जाने जाते हैं। जनपद का विस्तृत क्षेत्र महाजनपद कहलाए। महाभारत के समय भारत में 16 महाजनपद थे। याद रखिएगा, कहिएगा कैसे लिखना है, वहाँ पे पूछेगा महाजनपद से आप क्या समझते हैं, तो कहिएगा जनपदों के बड़ी इकाई को या जनपदों के विस्तारित रूप को महाजनपद कहते हैं। जनपदों के याद रखिएगा, जनपदों के विस्तृत रूप को महाजनपद कहते हैं। हमारे महाभारत के समय टोटल 16 महाजनपद थे। कुल कितने महाजनपद थे? 16। तो आप समझ गए होंगे महाजनपद से आप क्या समझते हैं। तो याद रखिएगा महाजनपद से क्या समझते हैं, तो इसको याद कैसे करना है, इस पर ध्यान नहीं देना है आपको याद कैसे करना है वो तरीका समझिए। जनपदों के विस्तारित रूप को महाजनपद कहते हैं। महाभारत के समय कुल 16 महाजनपद थे। उम्मीद करते हैं भी समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक फटाफट से कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए 16 नंबर प्रश्न की तरफ 5 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कर रहा है, अशोक के धर्म के मुख्य रूप से अशोक के धर्म के सिद्धांतों को लिखें। अशोक के धर्म के सिद्धांतों को लिखें। देखिए अशोक के धर्म के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप लिखिएगा क्या, अशोक धर्म का मुख्य रूप से मानव समुदाय का आचार संहिता था। वास्तव में बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। इसके मुख्य रूप से उनके माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान देने की बात कही है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सहायता करने की बात कही जाती है। मानव समुदाय की ओर नैतिक उत्थान के लिए कहा गया है। पूछेगा अशोक के धर्म के सिद्धांतों को लिखे, धर्म के सिद्धांतों को लिखे, तो आप बोलिएगा अशोक के धर्म में बताया गया है कि अशोक वास्तव में बौद्ध धर्म से जुड़ गया था। जब वह बौद्ध धर्म से जुड़ गया तो वह अत्याचार पाप करना छोड़ दिया। वह माता पिता, गुरु आदि का सम्मान करने लगा। उसके बाद जैसे शिकार करना बंद कर दिया। और याद कर लीजिएगा कि घायल पशु पक्षियों के लिए अस्पताल भी खुलवाया। और जो वह बौद्ध धर्म मतलब अपनाने के बाद सारी बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों के रास्ते जीने लगा। उम्मीद करते हैं 5 नंबर प्रश्न भी समझ में आया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कर रहा है, महाभारत में विवरण के 2 प्रकार बताए। महाभारत में विवरण के 2 प्रकार बताए, तो ध्यान दीजिएगा। उत्तर, महाभारत में 6 प्रकार के विवाह। महाभारत में विवरण के 2 प्रकार बताए। तो महाभारत में 6 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, जिसमें आर्य विवाह को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पे विवरण नहीं विवाह लिखना चाहिए, मतलब गलती टाइप हो गया। महाभारत में विवाह के 2 प्रकार बताए, तो यहाँ पे गलती विवाह होगा। क्वेश्चन में क्या होगा, विवाह। महाभारत में 2 प्रकार के विवाह के बारे में बताए। तो आपको याद क्या रखना है, महाभारत में 6 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है।
जिसमें आर्य तथा संस्कार विवाह को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। महाभारत में किसको सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है तो याद रखिए आर्य समाज और संस्कार विवाह को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस विवाह में माता पिता की सहमति ली गई थी। दूसरी तरफ लड़की के पिता ने स्वेच्छा से इसे उपहार समझकर स्वीकार कर लिया था। यही प्रश्न को याद रखिएगा। महाभारत में विवाह के 2 प्रकार बताए थे, याद रखिएगा। महाभारत में 6 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विवाह संस्कार विवाह और आर्य विवाह माना जाता है, क्योंकि इसमें माता पिता के सहयोग मतलब सक्षमता से यह विवाह होती है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 7 कह रहा है बौद्ध धर्म के पतन के 2 कारण लिखे। बौद्ध धर्म के पतन के 2 कारण लिखे। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के पतन के 2 कारण लिखे, तो आप याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के पतन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बौद्धों पर मुस्लिम आक्रमणियों का आक्रमण करना था। विशेष रूप से बख्तियार खिलजी ने इन क्षेत्रों पर आक्रमण करके इनका पतन का दूसरा महत्वपूर्ण कारण हिंदू धर्म की सुधार प्रक्रिया, विशेष रूप से भक्ति आंदोलन के कारण हिंदू धर्म में सुधार, धर्म के परिवर्तन की प्रक्रिया के बिल्कुल रुकी हुई है। देखिए बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे, तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म के पतन के निम्नलिखित कारण थे। सबसे पहले का कारण कि बौद्ध धर्म के पतन में सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो मुस्लिम आक्रमणियों ने इस पर आक्रमण किया। दूसरा, इसका देखरेख सही से न हो पाया। तीसरा में लिखिएगा इसमें औरतों को शामिल कर लिया गया था। आदि कारणों से बौद्ध धर्म का पतन हुआ। 8 नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न यह कराएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है। 8 नंबर प्रश्न क्या करा, ध्यान दीजिएगा। स्तूप क्या है? स्तूप क्या है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन 8 नंबर भी यही है, स्तूप क्या है? स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। पूछा गया स्तूप क्या है, तो स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध अग्नि संस्कार की भौतिकाओं पर स्तूप का निर्माण करवाया था। आप याद रखिएगा स्तूप क्या है, तो स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप पर बहुत सारे ऐसे बात लिखे हुए होते हैं जो राजा महाराजा द्वारा किया जाता है। चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं शाम में या कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और VVI प्रश्न ऐसे ही लेकर आप इसको पूरी तरह से रट जाइएगा। हमारा वादा है कि इसमें से ज़रूर आपको क्वेश्चन आएगा।